हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे उसके सेकेंड पार्ट का, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन दिया है द फ्लोरल फार्मूला शोइंग बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। यहाँ पे कैलिक्स जो है वो गैमोसेपेलस है, 5 कैलिक्स हैं। कोरोला जो है 5 है। एंड्रोशियम आप देखेंगे उसका जो है 9+1 का अरेंजमेंट है और गाइनोशियम जो है 1 है। ऐसा पूछ रहा है किस प्लांट में आपको ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो बहुत कॉमन है ये, अगर आपने लेग्यूमिनेसी फैमिली पढ़ा होगा तो वहीं पे हमें एंड्रोशियम जो है वहाँ पे 9+1 का अरेंजमेंट दिखता है। और एक चीज़ और गेस करने के लिए था यहाँ पे कि जो आपका गाइनोशियम है वो केवल सिंगल होता है। बाकी अगर कैलिक्स और कोरोला की बात करेंगे तो वो और चीज़ों में कॉमन हो सकता है। और एक चीज़ है यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर का कंडीशन दिया है उससे भी आप यहाँ पे पहचान सकते हैं। ब्रिंजल हो गया आपका, सनफ्लावर और मस्टर्ड जो होता है उसका फ्लावर जाइगोमॉर्फिक नहीं होता है। वहीं पी में जो होता है फ्लावर आपका जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेगा। और एंडोशियम मैंने आपको बोला लेग्यूमिनेसी फैमिली का कैरेक्टर है ये। और गाइनोशियम भी वहाँ पे आप देखेंगे जो लेग्यूम होता है वो सिंगल कार्पेल से हुआ फ्रूट होता है। तो पी में आपको ये सारे कैरेक्टर मिलेंगे, तो पी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टैक्सोनॉमिक कीज। अगर आपने टैक्सोनॉमी में कीज पढ़ा होगा तो वहाँ पे कुछ उसके फीचर्स होते हैं, जैसे वहाँ पे कपलेट्स होते हैं और ईच कपलेट में जो होता है 2 पेयर होते हैं जिन्हें हम एक पेयर होता है, स्टेटमेंट्स के पेयर होते हैं जिनको हम लीड्स बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उसका फीचर होता है ये। इसमें से पूछा है कि कौन सा इसमें से टैक्सोनॉमिक कीज के लिए ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है की कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कपलेट। तो जो की होता है वहाँ पे कपलेट्स होते हैं, की जो होता है कपलेट्स का बना होता है। और सेकंड पे आते हैं ईच कपलेट हैज़ अ पेयर ऑफ लीड। और यहाँ पे ये सही है, जो कपलेट आप देखेंगे बना होता है एक्चुअली वहाँ पे 2 स्टेटमेंट होता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऊपर कुछ लिखा होगा और फिर उसके नीचे एक स्टेटमेंट जिसको हम लीड्स बोलते हैं, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है। फिर है आपका द 2 लीड्स ऑफ अ कपलेट आर अरेंज इन योक्स। अब जो कपलेट के लीड्स होते हैं वो योक्स में वो भी रहता है, उस अरेंज रहता है। योक्स आप देखेंगे आपने पढ़ा होगा इंटेंडेड कीज और ब्रैकेटेड कीज 2 होते हैं। तो योग जो कीज है वो इंडेंटेड कीज है, तो ये भी सही है उसके लिए। लेकिन अगर आप ये सब जो है ये वो उसमें आता है आपका जो की बनता है, 2 टाइप का की होता है आपका। एक कपलेट वाला होता है, एक पॉलीक्लेव कीज होते हैं जहाँ पे वो मल्टी एक्सेस की होता है, जहाँ पे आपको करीब 20-25 या उससे ज़्यादा भी कैरेक्टर हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप जो भी ऑप्शन चूज़ करना चाहें वो आप वहाँ पे ऑप्शन चूज़ करते हैं। उसके बाद रिजल्टली वो जो चीज़ें होंगी जिस में वो कैरेक्टर मौजूद होगा वो सारा आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा प्लांट का। तो वो पॉलीक्लेव कीज कहलाती हैं और वो मल्टीपल एक्सेस कीज होती हैं। जो आपका ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट है पूछा गया है, पॉलीक्लेव जो कीज होती हैं वो मल्टीपल एक्सेस कीज होती हैं। तो यही आपका ऑप्शन इसमें से गलत है। ओके, तो डी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है ये। तो लॉयड बॉटनिकल गार्डन है आपका दार्जिलिंग में है ये सिचुएटेड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, दार्जिलिंग। एलोपैट्रिक एसोसिएशन इज ड्यू टू, कह रहा है आपने एसोसिएशन पढ़ा होगा, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, बहुत सारे टाइप के आपके एसोसिएशन होते हैं। उसमें से कह रहा है जो एलोपैट्रिक एसोसिएशन होता है उसमें से कौन सा उसके लिए ट्रू है। क्या एलोपैट्रिक एसोसिएशन में आपका केवल म्यूटेशन होता है, या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, या केवल जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होता, या इंटरप्ले ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो जो आपका एलोपैट्रिक एसोसिएशन है वहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो स्पीसीज हैं उनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। जैसे वहाँ पे कोई नदी आ गई जहाँ पे कोई स्पीसीज पॉपुलेशन रह रहा हो, वहाँ पे
उनके बीच में कोई नदी गुजर गई तो वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो जाते हैं और धीरे धीरे उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है डेवलप हो जाता है। तो दोनों का जो है यहाँ पे इंटरप्ले होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका 54 का डी। 55 पे आते हैं, कह रहा है मोस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में से कौन है? मैग्नोलिया, निम्फिया, अम्बुरेला और रेनकुलस। तो अगर आपने एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप पढ़ा होगा जो आपका एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो होते हैं वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स है, बेसल एंजियोस्पर्म जिनको बोला जाता है, और उसमें से जो सबसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है वो आपका अम्बोरेला ग्रुप है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी इज कॉल्ड। कह रहा है अगर आप कोई क्लासिफिकेशन करते हैं और वो क्लासिफिकेशन आपका बेस्ड होता है ओवरऑल सिमिलरिटी पे, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे दिखते हैं, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं? ऐसे को आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, फिनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या फाइलेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ओवरऑल सिमिलरिटी आप जहाँ पे देखेंगे वो है आपका फिनेटिक क्लासिफिकेशन, फिनोलॉजी को जहाँ हम केवल कंसीडर करते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जैसे अगर आपको याद होगा लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो स्टेमन के बेसिस पे दिया था, स्टेमन के नंबर पे दिया था, तो वो केवल एक कैरेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन था, तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आता है। वहीं फाइलोजेनेटिक और जो फाइलेटिक क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का यूज़ करते हैं। वहीं फिनेटिक जो क्लासिफिकेशन है ये ओवरऑल सिमिलरिटी पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? क्या प्रिमिटिव या जो ये भी टैक्सोनॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिमिटिव या जो एंसेस्ट्रल कंडीशंस होते हैं उन्हें हम प्लीजियोमॉर्फिक बोलते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि जो मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो एंसेस्ट्रल कंडीशन होते हैं उनको हम प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर्स बोलते हैं, और जो एडवांस कैरेक्टर होते हैं उनको हम एपोमॉर्फिक कैरेक्टर बोलते हैं। सेकेंड, सिमिलरिटी ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री इज कॉल्ड होमोलॉजी। कह रहा है जो सिमिलरिटी आती है कॉमन एंसेस्ट्री से उसे हम होमोलॉजी बोलते हैं। तो होमोलॉजी, एनालॉजी दो चीज़ आपने पढ़ा होगा। कॉमन एंसेस्ट्री से जो सिमिलरिटी हमें दिखती है वो होमोलॉजी होती है, और एक होता है आपका एनालॉजी। वो क्योंकि जो भी अगर हम जिस पार्ट की बात करें, जैसे आप अगर विंग्स की बात करेंगे, जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं और बैट के विंग्स हो गए या बर्ड्स के जो विंग्स हो गए, वो आप कह लीजिए एनालॉगस है। स्पेशली जो बीज के या इंसेक्ट्स के और जो बर्ड्स के हैं वो एनालॉजी कैरेक्टर हैं, और यहाँ पे फिर ये होमोलॉजी के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं, द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पैटर्न ऑफ डिसेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। तो जो आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं या जो आप फाइलोजेनी बोलते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि पैटर्न होता है, डिसेंट होता है, उसमें एक ग्रुप जो भी ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का उनका एक पैटर्न ऑफ डिसेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। डी पे आते हैं, फाइलोग्राम्स डू नॉट शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड फाइलोजेनेटिक डिस्टेंसेस। तो जो फाइलोग्राम होते हैं एक्चुअली वो हमें एक्चुअल में वो मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसे बनाते हैं, और वो एक्चुअल में हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी दिखाते हैं और फाइलोजेनेटिक डिस्टेंसेस भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे दिया है फाइलोग्राम्स डू नॉट, बट एक्चुअल में फाइलोग्राम जो है वो शो करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इस हिसाब से इसका स्टेटमेंट जो है वो डी वाला ही करेक्ट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, आईसीएन स्टैंड फॉर। पूछा है इसमें आईसीएन किसके लिए स्टैंड करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, और इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर सिर्फ इसके लिए नहीं होगा। अगर आपको पता है, आपको जो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए जो स्टैंड होता था वो पहले होता था ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो अब हो गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। ओके, तो ICN स्टैंड होगा ए वाले के लिए, और अगर हम बात करें सी वाले के लिए तो इसको हम बोलते हैं ICNP बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, जहाँ पे हम
जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए बनाते हैं। वही जो आईसीएन है वो गवर्न करता है आपका एल्गी, फंजाई और प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर को। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। केएम वैल्यू पूछा है यहाँ पे जो होता है एंजाइम का, वहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना होता है। केएम वैल्यू ऑफ एन एंजाइम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट। तो केएम वैल्यूज आपको पता होगा, आपने एंजाइम पढ़ा होगा तो एक जो ग्राफ आता है वहाँ पे, तो केएम वैल्यू जो होता है वो वी मैक्स का हाफ होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। विच ऑफ दीज एंजाइम इज नॉट पार्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में जो होता है एटीपी का और NADPH2 का जनरेशन होता है, फिर वो जाते हैं कैल्विन साइकिल में जहाँ पे CO2 आता है और वहाँ पे इस एनर्जी का यूज़ हम कार्बन फिक्सेशन में करते हैं। कह रहा है कैल्विन साइकिल में कौन सा जो एंजाइम है इसमें से जो दिए गए हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे एल्डोलेजेस हैं वहाँ पे, ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोजिनेजेस भी है, ट्रांसकीटोलेजेस भी है। इन 3 एंजाइम का आपको रोल दिखेगा कैल्विन साइकिल में, लेकिन जो यहाँ पे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 दिया है ये एक्चुअली यूज़ होता है आपका रिस्पिरेशन में जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है वहाँ पे ये एंजाइम आपको मिलेगा। तो यही इसका जो है इनकरेक्ट है ऑप्शन। ओके, मतलब करेक्ट ऑप्शन है कि कैल्विन साइकिल में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। पूछ रहा है लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो आपको इनमें से क्या मिलता है, कौन सा इसमें से है साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, सक्सेनिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम में जो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड्स का होता है उनको लिंक करता है। तो इसमें से एक चीज़ कॉमन है आपको जो हर जगह देखने को मिलेगा, वो है एसिटिल कोएंजाइम में। ग्लाइकोलिसिस में भी आप देखेंगे पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में बनता है। क्रेब्स साइकिल में भी यही जो बना हुआ इससे एसिटिल कोएंजाइम में वो जाके वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और जो फैटी एसिड्स होता है बीटा ऑक्सीडेशन का वहाँ भी जो होता है फैटी एसिड्स कन्वर्ट किए जाते हैं एसिटिल कोएंजाइम में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, एसिटिल कोएंजाइम में। 62 पे आते हैं। सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन, कह रहा है सुक्रोज का सिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो जो सुक्रोज का आपका सिंथेसिस होता है वो होता है आपका साइटोसॉल में। सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट में आपका ट्रायोस फॉस्फेट बनता है वो मूव होता है वहाँ के मेम्ब्रेन से निकल के साइटोसॉल में आता है, और साइटोसॉल में जो एंजाइम होते हैं वो उन्हें कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज में। फिर वहाँ से सुक्रोज जो होता है निकल के अलग अलग जो सिंक हैं आपके वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सुक्रोज का सिंथेसिस आपका साइटोसॉल में होता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। कह रहा है एटीपी मॉलिक्यूल कितना निकलता है अगर हम सुक्रोज का एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं। तो सुक्रोज आपको अगर पता होगा तो वो डाइसैकेराइड है, और ग्लूकोज माल्टोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ये बना होता है। आपने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, वहाँ पे 36 या 38 एटीपी निकलता है, और ये डाइसैकेराइड है। तो आप जोड़ सकते हैं कम से कम 60 के लगभग तो ये एटीपी देगा ही देगा। तो ये एक्चुअली 60 जो इसका है करेक्ट ऑप्शन, ये 60 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। द मेजर क्लास ऑफ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एग्जाम्प्लीफाइड बाय मॉर्फिन एंड कोकेन आर। कह रहा है ये जो आपके यहाँ पे फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनमें से वो कौन है जो मॉर्फिन और कोकेन एक्चुअली है। मॉर्फिन और कोकेन आपको पता होगा, तो ये क्या है, टर्पिनॉइड्स हैं, एल्कोलॉइड्स हैं, फिनोलिक्स हैं, बायोजेनिक अमीन्स हैं। तो आप देखेंगे जब मॉर्फिन और कोकेन का, ये एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो हैं ही, जब इनका आप फार्मूला देखेंगे, कोकेन का जो फार्मूला है वो C17H21NO4 है, और मॉर्फिन का फार्मूला है C17H19NO3। और जो एल्कोलॉइड होते हैं इनका ये फीचर होता है कि ये बेसिक नेचर के होते हैं और नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स हैं जहाँ पे एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम होता है। और आपको मैंने फार्मूला बताया, एक में NO4 और एक में NO3, दोनों में नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इसीलिए ये बिलोंग करेंगे आपके एल्कोलॉइड से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका एल्कोलॉइड होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे।
How many FADH2 and NADH molecules are produced respectively after 6 cycle of beta oxidation pathway? अगर आप बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक साइकिल में आपका एक FADH2 और एक NADH निकलता है। ऐसे ही जब हम 6 साइकिल चलाएंगे बीटा ऑक्सीडेशन का, तो वहाँ पे जितना एक साइकिल में एक, तो 6 साइकिल में 6, तो दोनों जो है 6 निकलेंगे। इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 6 और 6। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स आर, ऐसे कौन से एमिनो एसिड है यहाँ पे? अगर आपने एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो कौन से इसमें से एमिनो एसिड है जहाँ पे आपको सल्फर मिलेगा? तो सल्फर जो आपका मिलता है वो आपको मिलेगा सिस्टीन में, और मेथियोनिन जो है आपका वहाँ पे आपको सल्फर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बाय फास्फोरिलेशन ऑफ करेक्ट? कह रहा है आपने पढ़ा होगा जो एंजाइम्स होते हैं उसको फास्फोरिलेशन करके हम उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस जो एंजाइम की एक्टिविटी कंट्रोल कर रहे हैं हम फास्फोरिलेशन से, उसके लिए। ओके, फास्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस सिंस इट इज अ कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। तो ऐसा नहीं होता है। फास्फोरिलेशन जब होता है किसी एंजाइम का तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जहाँ पे फॉस्फेट ऐड भी हो सकता है, फॉस्फेट रिमूव भी हो सकता है। सेकंड पे आते हैं। फास्फोरिलेशन ऑफ एन एंजाइम अकर्स बाय प्रोटीन फॉस्फेटेजेस। तो फॉस्फेटेजेस जो हैं ये एक्चुअली फॉस्फेट ऐड नहीं करते हैं, ये फॉस्फेट रिमूव करते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। फास्फोरिलेशन ऑफ एन एंजाइम इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस एंड कैन नॉट अकर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल सिग्नल। ये भी ऐसा नहीं है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो केवल इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल सिग्नल से फास्फोलेट नहीं हो सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा बहुत सारे जो एंजाइम है वो मेम्ब्रेन पे होते हैं, और एक्सटर्नल सिग्नल जब आता है तो उनका फास्फोरिलेशन होता है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है इसका। चौथे पे आते हैं। फास्फोरिलेशन ऑफ एन एंजाइम रिजल्ट इन अ कन्फर्मेशनल चेन। ये करेक्ट है। यहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं एक्चुअली, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है कि हम जो कंट्रोल करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसका फास्फोरिलेशन कर रहे हैं। पर ऐसा क्या होता है कि फास्फोरिलेशन करने से एंजाइम की एक्टिविटी में डिफरेंसेस आते हैं? वो जो डिफरेंसेस आते हैं आपका इसलिए आते हैं क्योंकि फास्फोरिलेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे होता है कन्फर्मेशनल चेंज जो प्रभावित करता है आपका एंजाइम की एक्टिविटी को। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन अगर आपको पता होगा तो एक एमिनो एसिड से एक कीटो एसिड पे जो होता है आपका ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप का। तो ऐसे में जो पहले एमिनो एसिड था वो कीटो एसिड बन जाता है, और जो कीटो एसिड था वो नया एमिनो एसिड बन जाता है। कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें क्या ये इन्वॉल्व करता है एटीपी हाइड्रोलिसिस, क्या इसको रिक्वायर होता है कीटो रिडक्टेज, या यहाँ पे NAD+ और NADP+ का रोल होता है, या यहाँ पे पिरिडॉक्सल फॉस्फेट का रोल होता है? तो ट्रांसएमिनेशन के रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड अगर आप देखेंगे जो आपका पिरिडॉक्सल फॉस्फेट है इसका रोल होता है, ये विटामिन B6 है और ये कोफैक्टर की तरीके से काम करता है यहाँ पे। तो यही करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। कह रहा है सॉइल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज द हाईएस्ट फॉर। कह रहा है सॉइल की जो हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी होती है, मतलब वाटर मूवमेंट जो होता है किसमें सबसे ज़्यादा होता है? सैंड, क्ले, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले और सिल्ट। तो आप देखेंगे एक्चुअली जो जितना पोरस होता है सॉइल उसमें उतना ज़्यादा हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी पाई जाती है। तो अगर आप पोरस की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है इसमें से सबसे ज़्यादा पोरस आपको मिलेगा सैंड, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सैंड, जहाँ पे हाइड्रोलिटिक कंडक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। कह रहा है एम्बोलिज्म जो है जाइलम में क्यों होता है? लो ट्रांसपिरेशन से, हाई ट्रांसपिरेशन से, हाई फोटोसिंथेसिस से, या लो फोटोसिंथेसिस से? तो एम्बोलिज्म एक्चुअली मैं बता दूं यहाँ पे जो वेसल्स हैं जब उनमें पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ पे एयर बबल्स बनते हैं और इसको एम्बोलिज्म बोला जाता है। तो इसका फोटोसिंथेसिस से रिलेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन से रिलेशन है। अब लो ट्रांसपिरेशन होगा तब बबल्स फॉर्म होगा, या हाई ट्रांसपिरेशन होगा तब बबल फॉर्म होगा? तो यहाँ पे जब हाई ट्रांसपिरेशन रेट रहता है तो आपको पता है ट्रांसपिरेशन मीन्स
वाटर जो होता है प्लांट से वो रिमूव होता जाता है। ऐसे कंडीशन में वहाँ पे होगा वाटर का टेंशन, और वाटर के टेंशन से वहाँ पे बबल डेवलप होगा, जिसको आप एम्बोलिज्म बोलते हैं, और ये हाई ट्रांसपिरेशन का रिजल्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लूज स्वीटनेस एज टेम्परेचर अबव द टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट ड्यू टू द डिक्लाइन इन। कह रहा है अगर आप जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं उसका जो स्वीटनेस है वो गायब होता है टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में। मतलब आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फ्रूट या वेजिटेबल से जो उसका स्वीटनेस है वो चला जाता है। तो ये क्यों होता है? क्या किसके डिक्लाइन की वजह से? लिपिड रिजर्व का, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व का, प्रोटीन रिजर्व का, या वाटर कंटेंट का? तो अगर आप स्वीटनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होगा स्वीटनेस के लिए वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्वीटनेस के लिए। इसीलिए जो आपका टेम्परेचर बढ़ा देने से जो आप लूज करने वाले हैं वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। विच इज़ नॉट एन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। अगर आपने मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा होगा, वहाँ पे मैं आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो प्लांट्स को ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो सल्फ़र भी है एक इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने देखा एमिनो एसिड वगैरह में सल्फ़र है। कैल्शियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्लोरीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर एल्यूमिनियम जो है आपका ये इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट नहीं है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए, एल्यूमिनियम इज नॉट एन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। मोस्ट प्रीवेलेंट नेचुरल साइटोकाइनिन इन हायर प्लांट इज। कह रहा है अगर आपने साइटोकाइनिन पढ़ा होगा, जैसे अलग अलग हार्मोन जो होता है उसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं प्लांट में, और उसमें से कुछ ही फॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं प्लांट्स में। जैसे ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन का एक फॉर्म है इंडोलेस्टिक एसिड, वो कॉमनली प्लांट में पाया जाता है। वह अगर साइटोकाइनिन की बात करें तो वो पूछा है इसमें से कि कौन सा साइटोकाइनिन का फॉर्म है जो नेचुरली मोस्ट प्रिवेलेंट है। तो साइटिन का जो ये फॉर्म है आपका ज़िएटिन ही जो है आपका वो मोस्ट प्रिवेलेंट नेचुरल साइटोकाइनिन है, जो आइसोलेट सबसे पहले ज़ियामेज में किया गया था, ये इसीलिए इसका नाम ज़िएटिन रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स। वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स ये आप जब आप फाइटोक्रोम में पढ़ेंगे वहाँ पे दो टाइप के फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक तो वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज और एक लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज। लो फ्लुएंस रिस्पॉन्सेज के लिए पूछा है कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। बोल रहा है VLFR जो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम मैचेस द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ PR, ये इसके लिए करेक्ट है। जो इसका एक्शन स्पेक्ट्रम होता है ये मैच करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ PR। PFR कह रहा है एक्टिव फॉर्म होता है दीज रिस्पॉन्सेज। अगर आप फाइटोक्रोम पढ़ेंगे तो वहाँ पे दो होता है, PR जो कन्वर्ट होता है PFR में, या फिर PFR कन्वर्ट हो जाता है PR का। तो एक फॉर्म एक्टिव है, एक फॉर्म इनएक्टिव है। जो PFR फॉर्म है ये आपका एक्टिव फॉर्म है। अब C पे आते हैं। अरबिडोसिस सीड जर्मिनेशन इज अ VLFR, जो आपका वेरी लो फ्लुएंस रिस्पॉन्स है। ये अरबिडोसिस के जब सीड जर्मिनेशन होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये भी करेक्ट है। D पे आते हैं। रिक्वायर फ्लुएंस ऑफ 1 माइक्रो मीटर पावर -2। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप VLFR और जो आपका LFR है लो फ्लुएंस रेट रिस्पॉन्सेस, उनके बीच में अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे तो जो VLFR है वो 0.0001 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर है आपका। वहीं अगर आप देखेंगे जो लो वाले रिस्पॉन्सेस हैं उनका कितना है 1 माइक्रोमोल पर मीटर -2 मतलब हो। तो यहाँ पे जो ये एक्चुअली फ्लुएंस दिया है 1 माइक्रो मोल टू पावर -2 का, ये एक्चुअली लो फ्लो रिस्पॉन्सेस के लिए है। VLFR के लिए और कम होता है 0.0001, तो यही आपका करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ABA टेक्स प्लेस थ्रू। कह रहा जो ट्रांसपोर्ट होता है आपका एब्सिसिक एसिड का वो किसके थ्रू होता है? केवल जाइलम के थ्रू, केवल फ्लोएम के थ्रू, या इंडोडर्मिस से, या वहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जब आप ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे ABA का एब्सिसिक एसिड का तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है
जाइलम और फ्लोएम दोनों जगह पे होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फ्लावरिंग प्रोसेस। कह रहा है फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए कौन सा ट्रू है, फोटोट्रॉपिक, ग्रेवोटॉपिक, फोटो पीरियोडिक और थिग्मोट्रॉपिक। तो आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा रिलेशन है फ्लावरिंग प्रोसेस से, तो आप पाएंगे कि जो फोटो पीरियोडिज्म है, फोटो पीरियोडिज्म आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, वो रिलेशन है इसका फ्लावरिंग प्रोसेस से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका फोटो पीरियोडिक। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट बायनोमियल नेम ऑफ पॉपकॉर्न फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। कह रहा है जो आपने पॉपकॉर्न खाया होगा, पूछ रहा है यहाँ पे उसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो एक्चुअली पॉपकॉर्न जियामेज का ही एक वेराइटी है जो जिसको हम पॉपकॉर्न बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जियामेज तो नॉर्मल हो गया प्लांट आपका। अब इसका पूछ रहा है कौन सा वेराइटी है जिससे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं, वार, इंडेंटाटा, सैकराटा, इवर्टा और इंडूराटा। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है जियामेज का वेराइटी इवर्टा। इवर्टा से ही पॉपकॉर्न हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड काजेस बिटरनेस इन आलमंड। अगर आपने आलमंड खाया होगा, बादाम, तो वहाँ पे पूछ रहा है कि जो बिटरनेस होता है, बिटर आलमंड भी होता है, तो पूछ रहा है जो बिटरनेस होती है वो आलमंड में किसके वजह से होती है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे जो आपका बिटरनेस, अगर आप देखेंगे जो बिटर आलमंड्स होते हैं वहाँ पे साइनोजेनिक डाइग्लूकोसाइड एमिगडैलिन होता है, इसी वजह से वो आपको बिटर टेस्ट आता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं, विच स्पीशीज ऑफ बैसिलस इज यूज फॉर क्यूरिंग ऑफ बिटरनेस ऑफ टी लीव्स। जो टी लीव्स होते हैं, कह रहा है जो उसमें बिटरनेस होता है उसका क्योर करने के लिए बैसिलस जो आपका बैक्टीरिया है उसका कौन सा स्पीसीज यूज़ किया जाता है। तो आप देखेंगे जो बिटरनेस होता है टी लीव्स का उसको हम क्यूर करते हैं बैसिलस मेगाथीरियम का यूज़ करके। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट न्यू वर्ड क्रॉप। अगर आपने पढ़ा होगा ओल्ड वर्ड क्रॉप और न्यू वर्ड क्रॉप के बारे में, तो ओल्ड वर्ड क्रॉप हैं जो हमारे इधर एशिया वेशिया में पाए जाते हैं, और न्यू वर्ड क्रॉप्स उन्हें हम बोलते हैं जो स्पेशली अमेरिका में ग्रो करते हैं। तो इसमें से अगर आप देखेंगे न्यू वर्ड क्रॉप में तो आपका मेज आएगा, पीनट आएगा, सनफ्लावर आएगा, कॉटन आएगा, पोटैटो भी आता है, टोमेटो भी आता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मस्टर्ड और ओलाइव है ये जो है आपके न्यू वर्ड क्रॉप्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ लेगोस सिर्क रबर। रबर जो होता है, रबर जो आपको प्लांट से मिलता है उसके लिए एक ही प्लांट नहीं होता, बहुत सारे प्लांट हैं जो रबर हमें देते हैं। रबर के बहुत सारे टाइप हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हेविया रबर का, तो हेविया रबर हमें मिलता है हेविया ब्राजीलियंसिस से। कैस्टिला एक रबर होता है वो हमें मिलता है कैस्टिला इलास्टिका प्लांट से। और एक और टाइप का और रबर होता है, सिरा रबर होता है, वो हमें मिलता है मैनीहॉट ग्लेजियोवाई से। और अगर हम और बात करें तो असम रबर है, फिकस इलास्टिका से हमें प्राप्त होता है। वहीं जो एक फॉर्म इसका लेगोस सिल्क रबर भी है जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, वो हमें मिलता है फुंटुमिया इलास्टिका प्लांट से। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट जेनरा दैट प्रोड्यूस फाइबर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। कह रहा है यहाँ पे तीन प्लांट के ग्रुप दिए गए हैं, ऐसे प्लांट के आपको नाम बताने हैं यहाँ पे जो ग्रुप कंटेन करता हो फाइबर जो हमें देता हो। गॉसिपियम, कैसिया, हिबिस्कस। तो यहाँ पे गॉसिपियम तो हमें कॉटन देता है जो एक फाइबर है, पर कैसिया हिबिस्कस नहीं देते हैं। और सेकंड पे आते हैं कॉकस, कॉकस न्यूजिफेरा जो नारियल है आपका, इसी जीनस में आता है, वो भी फाइबर एंडिंग प्लांट है। क्रोटलारिया से भी हमें फाइबर मिलता है। कॉर्कोरस जो प्लांट है वो भी, उससे हमें फाइबर मिलता है। तो तीनों यही ग्रुप करेक्ट होगा जहाँ पे तीनों प्लांट जो हैं वो फाइबर देते हैं हमें। ओके भाई, अगर थर्ड के देखें तो गॉसिपियम है, हेलियंथस, कॉकस, जहाँ पे हेलियंथस हमें नहीं देता है। डी पे आए तो क्रॉकस, ब्रेसिका और कॉकस है जहाँ पे ब्रेसिका नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी, कॉकस, क्रोटलारिया, कॉर्कोरस। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ये आपका पूछ रहा है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, मेलबर्न, मनीला, कोलकाता या वियन्ना। तो जो आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है IRRI, ये आपका है मनीला, फिलीपींस में। ओके, तो
तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। भांग और ओपियम और टोबैको जो होता है पूछ रहा है किस प्लांट जेनरा से हमें मिलता है। तो भांग जो है आपको मिलता है कैनबिस प्लांट से, ओपियम आपको मिलता है पेपावर से, पेपावर स्पेशली पेपावर सोमनीफेरम से, टोबैको जो है आपको मिलता है निकोशियाना टबैकम प्लांट से। तो कैनबिस सटाइवा, पेपावर सोमनीफेरम, निकोशियाना टबैकम, ये तीनों प्लांट है और ये अगर आप देखेंगे जो ग्रुप है वो बी वाला ग्रुप में ये आते हैं, भांग, कैनबिस, ओपियम, पेपावर और टोबैको, निकोशियाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। पूछा है यहाँ पे RR2 एक हाई यील्डिंग वेराइटी है आपका किस प्लांट का, राइस का, वीट का, ग्राम का या शुगर केन का। तो RR2 यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है पर मेरे सर्च करने पे मिला कि यहाँ पे RR2 नहीं है, एक हाई यील्डिंग वेराइटी तो है जो वीट की है पर वो RR21 है और ये हाई यील्डिंग वेराइटी है वीट का और इसे कॉमनली RR21 को सोनालिका भी बोलते हैं। ये एक वीट का हाई यील्डिंग वेराइटी है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर डज नॉट सपोर्ट मार्फोजेनेसिस। कह रहा है ग्रोथ रेगुलेटर जो प्लांट हार्मोन से आपने पढ़े होंगे तो इसमें से कह रहा है कौन सा जो प्लांट हार्मोन है वो मार्फोजेनेसिस को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपने प्लांट टिश्यू कल्चर में मार्फोजेनेसिस पढ़ा होगा, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, तो इसमें से कौन सा है जो मार्फोजेनेसिस में रोल जिसका नहीं है। ब्रेसिनोलाइड, TDZ और एब्सिसिक एसिड या जियाटीन। तो जो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेसिनोलाइड है वो ब्रेसिनोस्टेरॉइड एक हार्मोन है, उसका एग्जाम्पल है। जियाटीन जो है साइटोकाइनिन का है और जो यहाँ पे दिया है TDZ थाइडाइएजुरिन करके इसका नाम है, ये भी एक साइटोकाइनिन है और इसका हम यूज़ करते हैं। जो सपोर्ट नहीं करता मार्फोजेनेसिस का वो आपका हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। फाइटोट्रॉन पूछ रहा है, फाइटोट्रॉन क्या है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं। क्या इससे हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराते हैं या इससे हम प्रोटॉन्स का लिबरेशन कराते हैं या ग्रोइंग प्लांट्स अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट यहाँ पे होता है फाइटोट्रॉपिन में, या म्यूटेशंस हम प्रोड्यूस कराते हैं प्लांट्स में। तो जो हम फाइटोट्रॉन का यूज़ करते हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम प्लांट्स को ग्रो करा पाएँ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है आपका कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम इन्वॉल्व करते हैं प्रोटीन DNA के इंटरेक्शन को और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग में इन्वॉल्व करते हैं RNA को, RNA इंटरेक्शन को। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो ठीक है, प्रोटीन DNA के बीच का इंटरेक्शन है, लेकिन नॉर्थर्न ब्लॉटिंग जो है RNA और RNA का नहीं है। फिर सेकंड पे आते हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व्स DNA इंटरेक्शन एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व प्रोटीन DNA इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्चुअली साउदर्न ब्लॉटिंग में DNA नहीं होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन DNA का इंटरेक्शन होता है। सी पे आते हैं। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व RNA DNA इंटरेक्शन एंड साउदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व DNA इंटरेक्शन। तो साउदर्न ब्लॉटिंग जो है एक्चुअली यहाँ पे ये करेक्ट है कि साउदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या कराते हैं, DNA का इंटरेक्शन कराते हैं, ओके। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है आपका नहीं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं RNA और DNA का इंटरेक्शन का। वहीं डी पे अगर देख लेते हैं, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व्स RNA प्रोटीन इंटरेक्शन बाई वेस्टर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तो ये करेक्ट आंसर इस हिसाब से आपका सी सही है। और मुझे याद नहीं प्रोटीन के लिए कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो या ईस्टर्न ब्लॉटिंग है। साउदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न दो है। तो अभी जो क्लियर है कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग RNA DNA का है और DNA इंटरेक्शन है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी। एक बार बी चेक कर लीजिएगा क्या ये करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं। सी तो करेक्ट ऑप्शन है, तो इस हिसाब से सी ही सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्शन मार्कर जीन कुड बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर इन विट्रो एज वेल एज फील्ड लेवल सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक बाय एक्सपोजिंग प्लांट टू द सिलेक्शन एजेंट। कह रहा है सिलेक्शन मार्कर आपको पता होगा, आप यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन सा है, NFT सेकेंड, HFT,
AMPR और बार, इसमें से कौन सा सिलेक्शन मार्कर है जो हम इन विट्रो तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ साथ फील्ड लेवल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जीन है वो है आपका बार, और ये क्या करता है, रेसिस्टेंट हमें देता है, एक हर्बिसाइड होता है बाइलोफॉस, तो ये हर्बिसाइड से रेसिस्टेंस देता है। तो जिस प्लांट में ये जीन होगा वो हर्बिसाइड, इस जो हर्बिसाइड है आपका बाइलोफॉस, इससे रेसिस्टेंट होगा, तो इससे हमें फील्ड लेवल के सिलेक्शन में फ़ायदा मिलता है। साथ ही में साथ अगर हम इन विट्रो की बात करें तो इसकी एक और ख़ासियत है कि यहाँ पे बाइलोफॉस में फॉस्फोफिनोथ्रिसिन होता है जो एनालॉग होता है ग्लूटामेट का, और ये इनहिबिट करता है ग्लूटामीन सिंथेसिस को। तो ग्लूटामीन सिंथेसिस इनहिबिट कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं इन विट्रो एज अ सिलेक्शन मार्कर, प्लस फील्ड लेवल सिलेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो ये हर्बिसाइड के लिए रेसिस्टेंस देता है। तो दोनों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बार। बार को हम दोनों इन विट्रो एज वेल एज फील्ड लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कह रहा है प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गिवन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर cDNA synthesis, transport and integration into the host nuclear genome, transgenic plants can be generated even in the absence of selection marker gene within the tDNA। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर हम सारे प्रोटीन्स दें tDNA के सिंथेसिस को, ट्रांसपोर्ट, इंटीग्रेशन को into the host nuclear genome, transgenic plants can be generated even in the absence of selectable marker gene within the tDNA। कह रहा है अगर हम ये सारे कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि सिलेक्शन मार्कर के बिना भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट वो कर सकते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। इसीलिए जो हम सिलेक्शन मार्कर जीन का यूज़ करते हैं वो हम ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि क्या ट्रांसजेनिक बने हैं कि नहीं बने हैं। पर आप अगर सारे कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं तो बिना सिलेक्शन मार्कर का जो जीन है उसके बिना भी आप जो है ट्रांसजेनिक प्लांट जो है जनरेट कर सकते हैं। बी, अगर फिर भी हम बी पे चलते हैं, हाई लेवल्स ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज अचीव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ ट्रांसजीन इनटू द न्यूक्लियर जीनोम। कह रहा है ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन हाई लेवल अगर हम बढ़ा दें जो मल्टीपल कॉपीज डाल के तो क्या बढ़ जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हाई लेवल ऑफ ट्रांसजेनिक इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है और भी सारी चीज़ों पे, केवल मल्टीपल कॉपीज़ पे ही नहीं। सी पे आते हैं, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट कैन नॉट बी अचीव बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द क्लोरोप्लास्ट जीनोम। ऐसा नहीं है, अगर आप जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कराना चाहते हैं प्लांट का तो क्लोरोप्लास्ट जीनोम में भी आप जो है जो जिस आपका गोल जो भी हो उससे भी आपको ट्रांसफॉर्म प्लांट मिलेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इन बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल्स इज नेवर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ऐसा भी नहीं है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए, कि आप अगर सारी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो आप ट्रांसजेनिक जो है बिना सिलेक्शन मार्कर के भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। द विर जीन ऑफ डिसआर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन्स आर लोकेटेड ऑन। कह रहा है जो विर जीन, डिसआर्म्ड जो विर जीन्स होते हैं वो एग्रोबैक्टीरियम में कहाँ पे होते हैं, असिस्टेंट प्लाज्मिड पे, हेल्पर प्लाज्मिड पे, फैसिलिटेटर प्लाज्मिड में या एफ प्लाज्मिड पे। तो एफ प्लाज्मिड तो बिल्कुल भी नहीं है। कंफ्यूज वाले ऑप्शन जो हैं, होने वाले ऑप्शन है असिस्टेंट, हेल्पर और फैसिलिटेटर। तो अगर आप वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में एग्रोबैक्टीरियम का जब हम बाइनरी वेक्टर बनाते हैं तो वहाँ पे दो वेक्टर होते हैं, एक पे जो tDNA होता है जिसे हम बाइनरी वेक्टर बोलते हैं, और दूसरा जिस पे विर जीन्स होते हैं डिसआर्म्ड, उसे हम विर हेल्पर बोलते हैं या हेल्पर प्लाज्मिड बोलते हैं। तो जो आपको विर जीन है ये हेल्पर प्लाज्मिड पे ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। 92 पे आते हैं। कह रहा है एक रिसर्चर जो है वो कह रहा है फेल हो गया, वहाँ पे वो ब्रोमोफिनॉल ब्लू या जो ज़ाइलिन साइनॉल का हम यूज़ करते हैं कलरिंग एजेंट डीएनए के सोल्यूशन को, जो 6 लोडिंग बफर है वो वहाँ पे उसने नहीं यूज़ किया है। जब उसने डीएनए सैंपल लोड किया एगरोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, उससे पहले उसने क्या किया, जो कलरिंग एजेंट है ब्रोमोफिनॉल ब्लू या ज़ाइलिन का, उसका यूज़ नहीं किया है। कह रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपका अगर आप ऐसा लोडिंग बफर यूज़ कर रहे हैं सैंपल प्रिपरेशन के लिए।
कह रहा है सैंपल वुड लैक द डेंसिटी रिक्वायर्ड टू मूव इनटू द वेल, द डीएनए फ्रैगमेंट्स वुड नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, द रनिंग फ्रंट ऑफ द सैंपल वुड नॉट बी विजिबल, द डीएनए वुड गेट डिग्रेडेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो हम कलरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं वो एक्चुअली उसका हमारा मोटिव ये होता है कि ताकि हम जो सैंपल्स रन कर रहे हैं एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस पे, क्योंकि जो जब आप डीएनए रन कराते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता नहीं है कि डीएनए रन कर रहा है, तो ये कलरिंग एजेंट डाल के, क्योंकि ये बाइंड करता है वहाँ पे इधर उधर और डीएनए सैंपल में ही, तो ये डीएनए जहाँ जहाँ पे रन करता है हमें दिखता रहता है वहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि द रनिंग फ्रंट ऑफ द सैंपल वुड नॉट बी विजिबल। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। इन द absence ऑफ एनी अदर कंफाउंडिंग फैक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसजीन साइलेंसिंग, कह रहा है अगर हम कोई भी जो है मतलब जैसे आपका ट्रांसजीन साइलेंसिंग हो गया, ये सारे फैक्टर नहीं है इसके एब्सेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ट्रांसजेनिक ट्रेट्स इन ए प्लांट वुड बी द मोस्ट ससेप्टेबल टू ब्रेक डाउन। ठीक है, तो कह रहा है अगर जैसे जीन साइलेंसिंग जैसा अगर ये फैक्टर्स नहीं अवेलेबल है प्लांट में, तो कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा इससे? इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एडिबल ऑयल, रेजिस्टेंस टू वायरल डिजीजेज, रेजिस्टेंस टू ड्रॉथ, इंक्रीज न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ सिरल। तो ये जो है सारे ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है, सी है, डी नहीं रिलेटेड है इससे। अगर एब्सेंस रहता है ट्रांसजीन का साइलेंसिंग, ओके, तो वहाँ पे आपको जो है जो मोस्ट ससेप्टेबल होगा वो होगा ब्रेकडाउन क्या, रेसिस्टेंस टू वायरल डिजीज। ये जो ट्रांसजेनिक ट्रेड्स है वहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। कह रहा है डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स हेराल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू ग्रोइंग ऑफ देयर ओन फूड। कह रहा है जो हमने डोमेस्टिकेशन सीखा क्रॉप प्लांट्स का, वहाँ पे ह्यूमन जो एक हंटर की तरीके से रहता था वो क्या किया, धीरे धीरे वो ग्रोवर बना, वो खुद का खाना जो है ग्रो करने लगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ प्लांट विच डिजायरेबल कैरेक्टर्स या ट्रेट्स एंड देयर प्रेफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। इसमें ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने कुछ प्लांट को सिलेक्ट किया, उस प्लांट के कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स को उन्होंने प्रिफरेंशली मल्टीप्लाइड कराया ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मीट ह्यूमन नीड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस माइलस्टोन इवेंट इन क्रॉप एवोल्यूशन। कह रहा है इससे क्या स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसके बेसिस पे आप बोलेंगे कि वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होगा इसके लिए? इंक्रीज इन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सिलेक्टेड ट्रेट एंड डिक्रीज इन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अनसेलेक्टेड ट्रेट। तो क्या ऐसे जो आप सिलेक्टेड ट्रेट है उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है और डिक्रीज होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अनसेलेक्टेड ट्रेट? तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है सिलेक्टेड ट्रेट का वो नहीं बढ़ता है। ओके, सेकेंड पे आते हैं, रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सिलेक्टेड ट्रेट। देखिए जब आप किसी एक ही ट्रेट को आप उसी के लिए प्लांट्स को लगातार 100 सालों से ग्रो कराए जा रहे हैं तो उसकी डाइवर्सिटी जो है वो वहाँ पे उसका रिडक्शन आएगा सिलेक्टेड ट्रेट में। इसी के साथ साथ जेनेटिक डाइवर्सिटी जो अनसेलेक्टेड ट्रेट का भी है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आप वाइल्ड में वो नहीं है, आप उस डोमेस्टिकेटेड खुद ही उसका जो है मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, तो दोनों में जो है कमी आएगी, सिलेक्टेड ट्रेट और अनसेलेक्टेड ट्रेट दोनों में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। ओके, सी वाला तो नो इफेक्ट ऑन जेनेटिक डाइवर्सिटी या इंक्रीज इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये दोनों सही नहीं है, पी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। द एमिनो एसिड प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन स्पानिंग रीजन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर। कह रहा है जो आपने पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है उसका इंटीरियर, तो कह रहा है जो ऐसे रीजन्स में रहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटीरियर में जो एमिनो एसिड रहते हैं, मान लीजिए कोई प्रोटीन है उसका मेम्ब्रेन स्पानिंग रीजन है, उसमें जो एमिनो एसिड रहेंगे वो कैसे रहेंगे आप, क्या वो हाइड्रोफिलिक होंगे? तो हाइड्रोफिलिक होने का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे। ऐसे एमिनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से गुजरते हैं वो खुद भी हाइड्रोफोबिक होते हैं ताकि वो उसके साथ स्टेबल इंटरेक्शन दे पाए, और वहाँ पे उस वैसे क्या बनता है, अल्फा हेलिसेस भी मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखेंगे जो पॉलीपेप्टाइड रहता है वो अल्फा हेलिसेस के फॉर्म में रहता है। तो हाइड्रोफोबिक प्लस अल्फा हेलिसेस वो मेम्ब्रेन स्पान कराने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। सेल्स आर अटैच टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ। जब आप वो सेल का अटैचमेंट पढ़ेंगे बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं सेल के मेम्ब्रेन पे जो उसको या तो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट में हेल्प करते हैं या तो सेल टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हेल्प करते हैं। लैमिन्स प्रोटीन्स नहीं है, ना तो कोलेजन है, ना तो
ग्लाइकोसामिनोग्लाइकॉन्स है। इंटेग्रिन जो प्रोटीन है ये जो है सेल मेम्ब्रेन पे रहता है और ये जो है हेल्प करता है एक सेल को उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच होने पे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। प्लाज्मोडेस्माटा आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कह रहा है आपने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा होगा, उसका कैरेक्टर क्या है? वो कंटिन्यूअस सेल वॉल होता है, कंटिन्यूअस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद एक्सटेंशन ऑफ ईआर होता है, या कंटिन्यूअस सेल वॉल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल एंड ईआर। तो सेल वॉल का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता प्लाज्मोडेस्माटा का। वहाँ पे जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं एक्चुअली वो कंटिन्यूअस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं विद द एक्सटेंशन ऑफ ईआर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। अ सेल वॉल सब्जेक्टेड टू म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट काजिंग डैमेज टू डीएनए, कह रहा है एक सेल को हमने उसका म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट किया जिससे उसका डीएनए जो होता है डैमेज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन स्टेजेस द सेल वुड नॉट क्रॉस, कह रहा है ऐसा जो डैमेज डीएनए है उस स्टेज में कौन सा जो सेल डिवीजन का स्टेज है वो सेल नहीं क्रॉस करेगा, G1S, SG2, G2M और G201। तो अगर सेल डैमेज होता है तो जो सेल होता है वो G1 से जो S फेज में जाता है इस फेज को वो नहीं क्रॉस करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। कह रहा है एक म्यूटाजेनिक एजेंट का यूज किया जिसने क्या किया, डीएनए को डैमेज कर दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, हायर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हो गई P53 की, ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ सेल्स। द सेल्स आर लाइकली टू अंडरगो, कह रहा है जो ये हायर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हुई है P53 का, इससे क्या रिजल्ट पड़ेगा उस सेल पे? क्या ऑन्कोजेनिक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, नेक्रोटिक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, एपोप्टोटिक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, या सेल साइकिल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब आप कोई भी म्यूटाजेनेटिक एजेंट यूज करते हैं जो डीएनए डैमेज काज करता है और अगर P53 का ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तो जो P53 है आप कह लीजिए ये सेल को कैंसरस बनने से बचाता है। और ये उस जो सेल है जो डीएनए डैमेज वाला सेल है, जब P50 का ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो उस सेल का एपोप्टोसिस करा देगा, इसीलिए हमें एपोप्टोटिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था, सी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे इस पार्ट 2 के। क्वेश्चन नंबर 100, द सर्च फॉर द काजल एजेंट ऑफ डिजीज ऑफ विच क्रॉप लेड टू द डिस्कवरी ऑफ वायरॉइड, कह रहा है कि किस यहाँ पे जो भी दिया हुआ है टोमेटो, पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, किस प्लांट का जो हम कॉजल एजेंट ढूंढ रहे थे, उसका जो डिजीज हुआ था उसकी कॉजल एजेंट को हम ढूंढ रहे थे और हमने डिस्कवर्ड किया वायरॉइड्स। तो अगर आप देखेंगे वायरॉइड जो होता है वो कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और जब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को जो है साइंटिस्ट ने उसका कॉजल एजेंट ढूंढने के कोशिश किया तो वहाँ पे ये हमें पता चला कि ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ है ये एक वायरॉइड से होता है। और वायरॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड पार्टिकल्स होते हैं आरएनए के, जो इसको वायरसेस से अलग बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक का क्वेश्चन, उसके आंसर्स, उसके एक्सप्लेनेशंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है पार्ट 3 लेके आऊँगा जो कवर करेगा आपका क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 150। और इस डीयू के एग्जामिनेशन में यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, तो आपका पूरा पेपर यहाँ पे जो इसका 3rd पार्ट है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।